गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन टॉम रोड 400 स्थित मानव पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। इस प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का जो पहला अध्याय है, लेसन फर्स्ट, ब्रिटेन का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने देखा कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधान होते हुए भी दुनिया का विकसित राष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि वहां पर समय समय पर जो अधिकार पत्र पारित हुए, वो अधिकार पत्र जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने अब तक के अध्ययन में जो समय समय पर जो अधिकार पत्र पारित हुए वो और ब्रिटेन के संविधान के विकास के जो प्रमुख चरण हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो देखिए, हमने देखा कि ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इससे पहले किसी भी देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसद के बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ था। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले संसदात्मक व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई। इसलिए हम ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहते हैं। और समय समय पर जो अधिकार पत्र पारित हुए, जैसे कि 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट चार्टर, महान अधिकार पत्र, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट और 1689 का बिल ऑफ राइट, ये तीन अधिकार पत्र ऐसे हैं जो समय समय पर पारित हुए और इन अधिकार पत्रों के माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र से वो सेने लोकतंत्र की ओर अग्रसर होता चला गया। तो हमने जो ब्रिटेन के संविधान के विकास के प्रमुख चरण, जिसे हम कहते हैं कि इसे 6 भागों में विभाजित किया गया था, इन 6 भागों में से 3 भागों का अध्ययन हमने लास्ट क्लास में किया था। जो इसका जो पहला भाग था वो था एंग्लो सैक्सन काल, दूसरा जो भाग था इसके विकास के प्रमुख चरणों में वो था नॉर्मन काल और तीसरा था लंकास्ट्रियन काल। तो इस प्रकार इसके 3 भाग हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम इसका जो चौथा भाग है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो चौथा जो भाग है वो है ट्यूडर काल। चौथा जो भाग है विकास के प्रमुख चरण, 6 भाग, जिसमें 3 भाग हमने लास्ट क्लास में पढ़े और चौथा जो भाग है वो है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल, ट्यूडर काल में जो ट्यूडर शासक जो था वो उसका जो शासन था बहुत ही कठोर शासन था, लेकिन फिर भी जनता ने उसकी कठोरता, उसकी निरंकुशवादी जो प्रवृत्ति है, उन निरंकुशवादी प्रवृत्ति को जनता ने अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि उसके शासन में कठोरता होते हुए भी सुख, शांति व समृद्धि की स्थापना हुई और उसके साथ साथ ही जो राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण में थी, उससे वो राजकीय शक्ति जो है वो पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। इसीलिए ट्यूडर काल जो है, जिसने पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना की थी, जनता ने ट्यूडर काल जो शासक का जो पूरा नाम था वो था हेनरी ट्यूडर शासक। जनता ने हेनरी ट्यूडर शासक की निरंकुशता को स्वीकार करा और निरंकुशता को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसके शासन में सुख, शांति व समृद्धि की स्थापना हुई और राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। तो ये था इसका विकास का प्रमुख चरण
का ये ट्यूडर काल। अगला चरण जो पांचवा चरण है वो है स्टुअर्ट काल। तो देखिए जो पांचवा चरण जो था स्टुअर्ट काल, ये एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण काल था। यहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना जो है वो स्टुअर्ट काल में की गई। अब स्टुअर्ट काल में जब लोकतंत्र की आधारशिला स्थापित हुई तो इसमें मुख्य बात क्या सामने आई, इसमें यह आई कि अब जो समय आ गया कि जो राजतंत्र था उन राजतंत्र की जो शक्तियां जो हैं वो सेने कम होना प्रारंभ हो गई। वैसे तो ये 1215 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन ट्यूडर काल में स्टुअर्ट काल में इसने गति पकड़ी और जो मुख्य जो नियम है जो आपके सामने आए, तो हम कह सकते हैं कि इस काल में लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हुई और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना के फलस्वरूप राजा की जो शक्तियां हैं जो वो नगण्य हो गई। राजा की जो शक्तियां हैं वो कम हो गई। अब जो राजा है वो मनमाने तरीके से अपना शासन है वो नहीं चला सकता था। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हुई तो अब राजा को क्या करना था, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा नवीन कर नहीं लगा सकता। तो पहली बात क्या थी स्टुअर्ट काल में कि लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हुई और जनता जो राजा जो है वो संसद की पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का कोई नवीन कर नहीं लगा सकता था। और पहले जब राजा था तो राजा जो है अपने मनमाने तरीके से कई प्रकार के कर, कई प्रकार के टैक्सेस है वो लगा सकता था। लेकिन अब जो है स्टुअर्ट काल में लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हो गई और नवीन कर पर पाबंदी लगा दी, यानी संसद की स्वीकृति जरूरी है। तो संसद की स्वीकृति के बिना राजा जो है किसी प्रकार की नवीन कर नहीं लगा सकता था। दूसरी बात जो सामने आई स्टुअर्ट काल में वो क्या थी, वो थी राजा को वर्ष में एक बार संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी। यानी राजा है वो साल में कम से कम एक बार संसद की बैठक जो है वो अवश्य बुलाएगा। अब जब संसद की बैठक होगी तो उसके द्वारा किए गए कार्यों पर पहले प्रस्ताव पारित होंगे और उसके बाद फिर वो कोई कार्य है वो करेगा। अर्थात राजा अब मनमाने तरीके से कोई कार्य है वो नहीं कर सकता, पहले उस कार्य के लिए संसद की सहमति आवश्यक है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि स्टुअर्ट काल में राजा की जो शक्ति है वो काफी कम हो गई। तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वो क्या आती है कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। अर्थात अब जो है राजा जो है किसी प्रकार का जो सैन्य बल है वो भी नहीं रख सकता। अगर उसे किसी प्रकार के सैन्य बल की या किसी सुरक्षा कर्मियों की अगर उसे आवश्यकता है तो उसके लिए उसे संसद की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। अर्थात ये इससे क्या स्पष्ट हो गया कि राजा जो है उसकी शक्तियां हैं वो काफी क्षीण जो है इस काल में हो गई, काफी कम हो गई। चौथी जो मुख्य बात स्टुअर्ट काल में जो आती है वो आती है संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होगी। यानी जनता जो है संसद में जो अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी वो प्रतिनिधि जो है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं तो इसलिए वो जनता की आवाज जो है वो संसद में रखते हैं। अर्थात अब वो है अपने भाषण की उनको स्वतंत्रता होगी, वो अपनी बात है स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से जो है अपनी बात सदन में रख सकते हैं। तो इस प्रकार स्टुअर्ट काल जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण
माना जाता है ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण। अब जो छठा विकास के प्रमुख चरणों का जो छठा जो भाग है, नंबर 6, यह है हैनावर काल। छठा भाग है जो कौन सा है? हैनावर काल। इस हैनावर काल में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, यानी अब संसद है वो सर्वोच्च है। संसद के द्वारा जो नियम और जो कानून जो बनाए जाएंगे, उन नियम उन कानूनों का निर्वहन जो है वहां की सरकार के द्वारा जनता करेगी। तो इस प्रकार संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हो गई और संसद की सर्वोच्चता की स्थापना के फलस्वरूप जो मुख्य बात जो है हैनावर काल में जो हमारे सामने आई, वो आई कि राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। तो ये स्पष्ट है कि हम कहते हैं कि ब्रिटेन में आज भी राजा का पद है, आज भी सम्राट का पद है, लेकिन राजा और सम्राट का जो पद है, राजा की जो शक्तियां हैं, वो समय के आधार पर शैले धीरे धीरे जो है वो खत्म होती गई, अर्थात जो राजतंत्र से वो लोकतंत्र की ओर अग्रसर होता गया। तो ये विकास के चरणों में हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाती है। तो संसद की सर्वोच्चता हैनावर काल में हुई और उसमें पहली बात हमारे सामने है कि राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन, अर्थात इस काल में राजा की जो वास्तविक शक्तियां थी उसका पतन हो गया। दूसरी बात जो इस काल में हमारे सामने आई वह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ, यानी अब जो है जो विभाग हैं वो विभाग जो है विभिन्न मंत्रालयों में बांटकर उनका बंटवारा कर जो है विकास का जो कार्य है वो किया जाएगा। और वो सभी जो विकास का कार्य है वो किसके नेतृत्व में होगा? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा। तो अर्थात अब जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल प्रणाली का जो विकास है जो हैनावर काल में हो गया। लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हो गया, यानी जो सदन है उसका लोकतंत्रीकरण हो गया, यानी सदन जो है उसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अर्थात जनता के द्वारा चयन किए प्रतिनिधि हैं वो वहां पर जाने लगे, इसलिए लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हो गया। और जो लोक सभा थी, जो संसद के जो दो सदन थे, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, जो लोक सभा थी उसकी शक्तियों का पतन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान के विकास में ये प्रमुख 6 भाग हैं जो ब्रिटेन के संविधान के विकास में योगदान देते हैं। तो बेटा हमने आपको अब तक जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के बारे में आपको बताया और उसके साथ साथ ही इसके विकास के प्रमुख चरणों की बात करी। आगे की क्लास में हम ब्रिटेन के संविधान के स्रोत और इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।